महोदय, आधारभूत, युक्तिपरक, व्यवहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए। नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अंततः इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा। प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा। बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उसके निष्पादन पर आधारित होगी। कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकी के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों को लेकर ही मुख्यतया आंके गए हैं। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजन क्रियान्वित की जा रही है, उसी समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएं खोजने में सहायता मिलती है। अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आंकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित व्यवस्था मजबूत बने। इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके जहां जरूरी है वहां काट छांट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा। इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन करने तथा खेतों तक पहुंचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी। कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। जैसे कि सन 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उत्पादकता 468 ग्राम थी, जो कि 55 साल बाद सन 2001 में 40% बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। 101 करोड़ आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी नहीं है। भूख और खपत के बीच असमानता को समाप्त करना, समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित दामों पर राशन उपलब्ध कराना और विविध कृषि उत्पादों और प्रशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी, अनाज और खाने के तेल के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 100 अरब रुपए की सीमा को पार कर गई। इन उपलब्धियों के बावजूद और मांग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी वृद्धि का वही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते। महोदय, उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न
में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे। वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशक में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सके। भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियां कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई। लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवांशिक संभावनाओं को पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बौने धान की किस्म 6 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर भी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बौने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया। यही बात गेहूं, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है। यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचानकर उनका सुधार कर लिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। जहां तक बाधाओं की बात है, जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं। यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंधन की तकनीकी अपनाई जाए तो यह हानि काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है। इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची हैं, वहां उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएं मिली हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है।